नमस्कार आप सबको। एपीजे जे क्लासेस के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूं। आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, हम हर रविवार को आपको मोटिवेशन की क्लास प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम सब जो ये क्लास प्रोवाइड करते हैं वो आपको जीवन की दिशा और दशा को बदलने में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो उसी पुस्तक की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहली पुस्तक हमने पढ़ लिया था, दूसरी पुस्तक पढ़े परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे पाएं। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके 2 लेक्चर हो गए। आज हम तीसरे के लिए पढ़ेंगे। दूसरे वाले में हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें की थी जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी थी वो जानना। आज हम उसी की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के तरीके। हम उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिन तरीकों को अपना करके हम किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको यदि हम जान लें तो हम अपनी अपेक्षा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ख़ास तौर से मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब इसको पूरा देखें। अगर एक एक बात पर आप गौर करेंगे तो ज़रूर आपको बातें समझ में भी आएंगी। और ध्यान से सुनिएगा जिससे आप समझ पाएँ और जो आप चाह रहे हो पाए। ठीक है, तो आइए समय को हम बर्बाद न करते हुए अपने काम को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के तरीके। क्या कह रहा है, परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के तरीके। तो ये है स्कोरिंग मार्क्स। आपके मस्तिष्क में, ठीक है ना, हम लोग तरीके पढ़ रहे हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके हम किसी भी एग्ज़ाम में अधिकतम अंक ला सकते हैं। वैसे हमें चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारी जीवन की ही परीक्षा हो, असल में तो जीवन की परीक्षा पास कर लेना ही असली सफलता है। ठीक है, आपके मस्तिष्क में आपके जीवन को किसी भी दिशा में बदलने की असीम शक्ति है। यानी हमें किसी भी दिशा में बदलने की असीम शक्ति वो हमारे कहाँ है, मस्तिष्क में है। किसी कार्य में सफलता के लिए पूरी इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। तो किसी कार्य में यदि हम सफलता चाह रहे हैं तो हमारी उस कार्य के प्रति पूरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, यानी जो हम बनना चाह रहे हैं स्पष्ट बताइए कि आपको कितने प्रतिशत अंक लाने हैं। तो जितने प्रतिशत अंक लाने हैं एकदम दृढ़ निश्चय हो जाए। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे। परीक्षा की तैयारी आप कब तक पूरी कर लेंगे। अपने लक्ष्य को वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, मासिक लक्ष्यों में क्या कर लीजिए, विभाजित कर लीजिए। यानी हम अपनी पढ़ाई कब तक पूरी कर लेंगे तो उसे वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक में क्या कर लें, विभाजन। आगे देखिए, प्रतिदिन के लिए छोटे लक्ष्य भी निर्धारित करिए कि प्रतिदिन हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हर दिन का कार्य उसी दिन पूरा कर लेना है जितना रोज का शेड्यूल रहे। दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लक्ष्य इतना ऊंचा बनाए कि जिससे पूरा करना संभव हो, इतना ना बना ले कि जो कि कभी पूरा ही नहीं हो पाए। तो हमें इतना ही बनाना है लक्ष्य जितना कि हम रोज क्या कर लें, पूरा कर लें। लक्ष्य इतना ऊंचा बनाए जिसे पूरा करना संभव हो। अपने लक्ष्य को सोने से पहले और उठने की तुरंत बाद स्पष्ट रूप से क्या करें, दोहराएं, ताकि यह अवचेतन मन में क्या हो जाए, बैठ जाए। हमने चेतन अवचेतन की बात की थी। तो यदि हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, जिससे हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं, लक्ष्य पूरा हो सके, लक्ष्य प्राप्ति में पूरा विश्वास रखे, तनिक भी संदेह न करें। यानी हमें डाउट बिल्कुल नहीं करना और बिल्कुल चिंतित ना हो, बट डटे रहो और प्रयोग चालू रखें। और चेतन मन की शक्ति ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी, यानी जो अवचेतन मन है उसमें जब हम बार बार वही चीज़ देखेंगे तो उसमें ऐसी शक्ति पैदा करेगी, ठीक है, पैदा करेगी कि परिणाम अनुकूल ही होंगे। जो हम चाहेंगे वही होगा। ठीक है ना। न तो कभी निराश हो, एक विचार है, न तो कभी निराश हो, न कभी हार मानो। उठो, खड़े हो जाओ और संघर्ष करो जब तक कि विजयी न हो जाओ। ठीक है ना। तो हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, उठना, खड़े होना, जब तक विजयी न हो जाए तब तक क्या करते रहना, चलते रहना। ठीक है। आगे हम
तो हमने देखा किस तरह से हम कौन कौन से तरीके अपनाना हो, तो अभी देख ही रहे हैं। तो पहले तो हमें वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक और डेली का शेड्यूल बना लेना और पूरी तरह से दृढ़ निश्चय रहना है, कंप्लीट करना। इतना लंबा लक्ष्य नहीं बना लेना जो पूरा ही नहीं हो, ऐसा बनाना है जो क्या हो जाए, पूरा हो पाए। तो अब आगे हम देखते हैं पढ़ाई में कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं जो हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। तो पढ़ाई में आने वाले कौन कौन से व्यवधान हैं, देखिए। पहला तो व्यवधान है क्रिकेट का खेल देखना अथवा खेलना पढ़ाई में सबसे बड़ा व्यवधान है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा क्रिकेट या खेलना ज़्यादा पसंद होता है, तो सबसे हमारी पढ़ाई में ज़्यादा व्यवधान। इस खेल में समय ज़्यादा देना होता है, इसे टीवी पर देखने तथा खेलने में समय की बहुत बर्बादी होती है और लाभ कुछ भी नहीं मिलता। प्रत्येक दिन खेलने से पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता, उसे खेलने में उचित मात्रा में व्यायाम नहीं हो पाता, यह खेल महंगा है। विद्यार्थियों को इस खेल से तौबा कर लेनी चाहिए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, बैडमिंटन खेल मात्र 1 घंटे में बहुत अच्छा व्यायाम, मनोरंजन और जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से संसार के कई विकसित देश क्रिकेट से दूरी बनाए रखते हैं। तो जो विकसित देश हैं उस क्रिकेट से दूरी बनाए रखते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी पढ़ाई में प्रायः बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जो पढ़ाई में हमारे व्यवधान डालता है वो है क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट खेलना बड़ा महंगा पड़ जाता है। दूसरा है टीवी देखना। टीवी देखना भी पढ़ाई में बड़ा व्यवधान है। मुख्य समाचार, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम अथवा मनोरंजन का कार्यक्रम देखना उचित है, अन्य कार्यक्रमों में समय बर्बाद करना उचित नहीं। वीडियो गेम्स में समय बर्बाद न करें। इंटरनेट पर जो कुछ देखें अपने अभिभावकों की उपस्थिति में ही क्या करें, देखें। आगे मोबाइल फोन आपके लिए अध्ययन में बड़ा व्यवधान है। इसका प्रयोग अपने पास मोबाइल रखकर नहीं करना चाहिए। तो यानी जब हम पढ़े तो मोबाइल को अपने से क्या रख दें, दूर रख दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यवधान डालता है। आगे अभिभावकों के फ़ोन से आवश्यकता पड़ने पर ही बात करें। गाना सुनने में अधिक समय बर्बाद न करें। कुछ समय प्रेरणाप्रद मधुर संगीत स्वयं गुनगुनाते हुए गाएं। आपके लिए महत्वपूर्ण चौथा हम लोग देखते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण परामर्श यह है कि लड़के लड़कों से मित्रता करें, लड़कियां लड़कियों से करें, यह उचित है। लड़के और लड़कियां की आपसी मित्रता, घनिष्ठता, मोबाइल पर लंबी बातें करना कदापि उचित नहीं है। इन संबंधों में थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही उचित है। लड़के और लड़कियों में भाई बहन का रिश्ता हो सकता है। मित्रता का रिश्ता समाज में आलोचना यानी लोग बुराई, उपहास, संबंधों में गंदगी, अभिभावकों का स्वयं बच्चों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाता है। इससे बचना ही उचित है। इन संबंधों के बनने से पढ़ाई में ही क्या होता है, व्यवधान पड़ता है। तो लोग पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता पढ़ाई में बहुत बड़ा व्यवधान है। तो पांचवा व्यवधान है, एक तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यदि हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो हमारी पढ़ाई में बहुत बड़ा व्यवधान डालती है। तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी, जिससे हमारी पढ़ाई में कोई व्यवधान या रुकावट न आए। आगे देखते हैं शरीर को स्वस्थ बलिष्ठ बनाने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करें। जब शरीर अस्वस्थ रहेगा तो बार बार सिर दर्द, जुकाम, बुखार आदि रोग परेशान करेंगे, तो पढ़ाई में व्यवधान पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विद्यालय भी छूट जाएगा। आहार विहार आचार विचार की नियंत्रित कर स्वस्थ रहना कठिन कार्य नहीं है। तो हम यदि स्वस्थ रहना तो हम अपने आहार विहार यानी जो आहार हम लेते हैं, जहाँ रहते हैं, आचार विचार को नियंत्रित कर स्वस्थ रह सकते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाने से रोग होते हैं। प्राकृतिक जीवन का अभ्यास करने से स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए उचित व्यायाम बहुत क्या है, आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अभी आप लोग खास तौर से जो लोग विद्यार्थी हैं, हम नहीं कहेंगे आप व्यायाम करें, लेकिन आप गायत्री मंत्र जरूर करें। आप बिल्कुल स्वस्थ, निरोग और मस्त रहेंगे। तो आप लोग सुबह उठ करके नहा धो करके आराम से बैठ करके गायत्री जप करें, कम से कम 24 बार। आपको बहुत कुछ मिलेगा, शांति, दोनों स्वास्थ्य मिलेगा, एक शारीरिक और एक मानसिक, दोनों स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग एक जरूर करें। आगे हम देखते हैं अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनकी आराधना से हमें तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। तो हमें अच्छी पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि हम पुस्तक ही तो आपको पढ़ा रहे हैं।
आगे हम देखते हैं अध्ययन में एकाग्रता आवश्यक, ड्यूरिंग स्टडीज कॉन्सेंट्रेशन इज इसेंशियल। ठीक है, तो एकाग्रता आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी पढ़ाई के दौरान बातें याद रखना है। तो एकाग्रता से आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, व्यवधानों और बाधाओं को नियंत्रित व दरकिनार कर सकते हैं। एकाग्रता आपके समर्पण, लगन, योग्यता, शारीरिक एवं भावनात्मक अवस्था, वातावरण पर निर्भर करती है। एकाग्रता में सबसे बड़ा व्यवधान है उस कार्य में विषय में पूर्ण रुचि का ना होना। तो हम जो कार्य करते हैं और जो विषय पढ़ते हैं उसमें पूर्ण रुचि का ना होना ही सबसे बड़ा व्यवधान है। जिसे पढ़ने में आपकी रुचि होती है, जिसे पढ़ने में मनोरंजन होता है, उसमें आपकी एकाग्रता भी बन जाती है और पाठ सामग्री शीघ्र क्या हो जाएगी, याद हो जाती है। उबाऊ और बिना रुचि वाली पाठ्य सामग्री पढ़ने में एकाग्रता नहीं बनती और वह याद नहीं होती है। एकाग्रता बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एकाग्रता बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं। तो जिसे पढ़ने में एकाग्रता ना बन रही उसमें रुचि पैदा करें। तो पहले जो विषय या जो हम काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जगाएं, उसे मनोरंजन बनाएं। जैसे हमें तो आपको पढ़ाने में, एक किताब पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, तो हमारा तो इसमें बहुत इंटरेस्ट है, हमें बिल्कुल बोरिंग नहीं फील होता। ठीक है ना, तो हमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ठीक है, उसे मनोरंजक बनाए। रुचि वाली पाठ्य सामग्री पढ़ने में एकाग्रता बन जाती है। रुचि पैदा करने के लिए जिस विषय को पढ़ने में रुचि न हो उस विषय को पढ़ने पर और उस विषय में योग्यता बढ़ाने पर आपको क्या लाभ होगा, क्या उपलब्धियां मिलेंगी, आपका क्या हित होगा, अपना स्वार्थ सोचे तो उस विषय में आपकी रुचि जागृत होने लगे। जैसे आपको गणित पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप अपने को समझाएं कि गणित में प्रश्न नहीं होने पर ही पूरे अंक मिलते हैं। इस बात को समझाएं, आप अपने आप को समझाएं कि यदि हम गणित रुचि नहीं, रुचि जगाना है। अगर हम सही प्रश्नों को करते तो हमें ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। गणित के अंकों का प्रतिशत, टोटल का प्रतिशत का था डिवीजन बनाने में सहायता करता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र अवश्य होता है। अतः गणित पढ़े बिना भविष्य उज्जवल बनाना कठिन हो जाएगा। जब ऐसी बातों पर हम विचार करेंगे तो हमारा गणित के प्रति रुचि जागने लगेगी। ठीक है ना। आगे चिंतन करें कि गणित में अगर होशियार हो जाएंगे तो अचानक ऊंची उपलब्धियां मिलेंगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, भविष्य उज्जवल बन जाएगा। सुंदर स्वप्न की कल्पना आपका उत्साह और रुचि बढ़ाती है। ऐसा सोचने से गणित में रुचि पैदा हो जाएगी और उसमें एकाग्रता भी बन जाएगी। ठीक है। पढ़ने का स्थान और समय प्रतिदिन एक निश्चित होना चाहिए। यानी जो हमारा पढ़ने का स्थान है और समय है, अगर वो निश्चित रहता है, जैसे हम एक ही जगह रोज़ पढ़ रहे हैं, टाइम पर पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे भीतर एक हैबिट डेवलप हो जाता है कि उसी जगह पर हमारा आदत बन जाएगा और टाइम से पढ़ने की हमारे भीतर रुदन पैदा होने लगेगी। तो हम एक ही जगह पढ़ें, समय पर पढ़ें। उस समय और स्थान पर आपका मूड स्वयं बन जाएगा। टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करें। आपका आवश्यक होने पर उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। टाइम टेबल पर दृढ़ रहें, उसका पालन मजबूती से करें। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मन ही मन दोहरा ले कि यह मेरे पढ़ने का समय, अब मैं पढ़ना प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गायत्री मंत्र अथवा इष्ट का ध्यान कर, गुरु सत्ता का ध्यान कर हमें पढ़ना प्रारंभ करें। तो हम गायत्री मंत्र बोल करके पढ़ें या तो अपनी गुरु का ध्यान करके। अगला, ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए अंधेरे कमरे में अपनी आंखों को सीधे में एक हाथ की दूरी मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपके लगातार तब तक देखते रहें जब तक आंसू न आ जाए। प्रकाश में यह प्रयोग करने के लिए मोमबत्ती के स्थान पर सफ़ेद कागज पर बीच में छोटा सा गोला घेरा बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। इस योग को त्राटक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। चलते समय 4 से 6 कदम नंबर मन ही मन बोलते हुए सांस लीजिए और 4 से 6 कदम में सांस बाहर निकालिए। मन को एकाग्र करने का यह सरल अभ्यास है। घड़ी की सेकंड वाली सुई को एक तक नंबर गिनते हुए देखते रहिए। दिन में 3 बार 2 मिनट तक यहाँ प्रयोग करें। ठीक है। तो ये सब तरीके बताए जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं व्यायाम और स्वास्थ्य। ठीक है। तो हमने बताया कि पढ़ाई में जो सबसे आजकल तो हम देखते हैं जब से सबसे बड़ा व्यवधान है मोबाइल, टीवी, गेम तो है ही, साथ में उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा व्यवधान है, जो लोगों को ये सब व्यवधान नहीं, वो लोग खास तौर से शारीरिक और मानसिक व्यवधान उनके जीवन में बहुत रुकावटें पैदा करे। तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ये बहुत बड़ी हमारी संपदा है। तो हम इसके लिए ज़रूर उन नियमों का पालन करें जिससे हम स्वस्थ रह सके मानसिक और शारीरिक रूप से। ठीक है।
आगे हम देखते हैं व्यायाम और स्वास्थ्य, एक्सरसाइजेस एंड हेल्थ। तो आगे देखते हैं प्राणायाम आपके लिए अनिवार्य है। सुखपूर्वक पालथी मारकर बैठे, कमर सीधी, दोनों हाथ के अंगूठे और तर्जनी छुई रहे, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहे, ऐसे हथेली ऊपर की ओर है, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें बंद रखें। यह ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आपके लिए बहुत उपयोगी। इस मुद्रा में बैठने से मन शीघ्र ही एकाग्र होने लगता है। इसी मुद्रा में बैठकर निम्नलिखित प्राणायाम करने चाहिए। तो कौन कौन से हमें प्राणायाम करना चाहिए? कपालभाति है पहला। कपालभाति में पेट को अंदर सिकोड़ते हैं और सांस को बाहर झटके से बाहर निकालें। सांस लेने का प्रयास न करें, थोड़ा स्वतः श्वास अंदर जाता है उसे आने दें, पुनः श्वास झटके से बाहर निकालें और पेट को अंदर सिकोड़ प्रति सेकेंड 1 बार की गति से 15 मिनट कर सकते हैं। आगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका से नाक पकड़े, बाएं स्वर से श्वास अंदर लें, दाहिने स्वर से निकाल दें, पुनः दाहिने से अंदर ले जाएं, बाहर से निकाल दें। ऐसा 15 मिनट कर सकते हैं। ठीक है। आगे भस्त्रिका। यह प्राणायाम आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी है। भस्त्रिका प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा में बैठकर कंधे ऊपर उठाते हुए श्वास भरें तथा कंधे नीचे करते श्वास तेजी से क्या करें? छोड़ें या निकालें। अगला है, यह क्रिया तेजी गति से पहले थोड़ी देर करें, रुके और फिर दोबारा प्रारंभ करें। जब तक कि किया जा सके तब तक करें। इसका प्राणायाम को सेवन करने से मस्तिष्क शांत, तनाव रहित और ग्रहणशील बनता है। मन में प्रसन्नता बनी रहती है और अधिक कार्य करने की, अधिक समय तक पढ़ने की क्षमता क्या होती? प्राप्त होती है। आगे है भ्रामरी। भ्रामरी की ही भांति यह प्राणायाम भी आपके लिए इतना ही उपयोगी है। इसमें ज्ञान मुद्रा में बैठकर गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे भौरें, जैसा गुंजार करते हैं। श्वास बाहर निकालें। यह प्राणायाम 5 बार करें। प्राणायाम का यह अभ्यास किसी योग शिक्षक से सीख ले तो अच्छा रहेगा। आगे ध्यान आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। शांत होकर ज्ञान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद रखें, दोनों भवों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र का ध्यान करें। आज्ञा चक्र में श्वेत प्रकाश का ध्यान करें। कुछ दिनों में ध्यान में श्वेत प्रकाश का अभ्यास स्पष्ट होने लगेगा। आज्ञा चक्र का ध्यान आपकी बुद्धि स्मृति को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी। आज्ञा चक्र को ध्यान के अतिरिक्त एकाग्रता की वृद्धि के लिए पिछले पृष्ठों में दिए गए प्रयोग में त्राटक क्रिया का अभ्यास नियमित अवश्य करना चाहिए। प्रायः 3 से 4 किलोमीटर दौड़ना, अवश्य तेज गति से टहलना युवाओं का अच्छा व्यायाम। जितना समय हो सूर्य नमस्कार आसन यथाशक्ति करना चाहिए। डिनर जल्दी लें और 10 मिनट टहलें। तो शाम को खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलना। आगे है, दिन में कई बार कुछ देर गहरी सांस लें, इससे आराम मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी। आगे है, चिंता छोड़े। चिंता से ऊर्जा का क्षरण होता है। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। इससे हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। प्यारा मधुर संगीत सुने और गुनगुनाए, थकान दूर होगी, तरोताजा हो जाएंगे। मौन से आंतरिक ऊर्जा और शांति प्राप्त होती। सुबह कुछ घंटे मौन रहें, दिन भर कम से कम बोलें। बोलने से ऊर्जा का ह्रास होता है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी बैठकर गिलास से घूंट घूंट कर करके मुंह में थोड़ा लेकर रोक कर पिए। नींद लाने के लिए ध्यान करें। नापसंद पुस्तकें पढ़ें। काले रंग का ध्यान करें। दूध पिए, चाय काफ़ी न पिए। अधिक प्रोटीन वाला भोजन न करें। सोने का समय न बदले। बत्ती बुझा दें, आंखें बंद करें। ऐसा करने से शीघ्र ही नींद क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो सोए तो हम लाइट जला लें। आगे स्मरण शक्ति बढ़ाने के समस्त उपायों में वीर रक्षा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ब्रह्मचर्य द्वारा ही मानसिक खुराक तैयार होती है। वीर ही स्मृति बनता है। ब्रह्मचर्य स्मरण शक्ति की नींव को सोचने के समान है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अस्वस्थ शरीर पढ़ाई में बड़ा व्यवधान है। अतः स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें और शरीर बलिष्ठ और निरोग रखें। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें और शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वायु में टहलने या दौड़ने जाएं। पेट में कब्ज न होने दे, बिना भूख कुछ न खाएं। हर ग्रास दांतों से खूब बारीक पीस कर, यानी हम कुछ भी खाएं तो उसे खूब बारीक पीस कर क्या करें? तब निगलें। भोजन सादा, सात्विक, हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। बाजारू मिठाइयाँ, चाट पकौड़ी ना खाएं। तंबाकू, भांग, शराब आदि मादक द्रव्य को सद्बुद्धि का शत्रु समझते उनका कदापि सेवन न करें। नित्य नियम पूर्वक व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें।
शरीर, वस्त्र, मकान, मेज, पुस्तकें, मेज, कुर्सी आदि की सफाई का पूरा ध्यान रखें। गंदगी को पांच भी न फटकने दें। स्वच्छता, सुंदरता मन को प्रसन्नता प्रदान करती है। अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति पर विश्वास रखें। अपने को तुच्छ, नाचीज, मूर्ख या अयोग्य कदापि न समझें, है नहीं। तो ये सब बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हर समय किसी न किसी काम में लगे रहे, बेकार न बैठे, मुस्कुराहट और मन में प्रसन्नता रहे। 19वां वाला, द्वेष, दुराचार, छल, चोरी, क्रोध, कला आदि मानसिक चोरों को अपने मस्तिष्क में घुसने न दें। नित्य ईश्वर की प्रार्थना करें, आपको सद्गुण और सद्बुद्धि प्रदान करे। जो कुछ मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर से कोई शिकायत न करें। गायत्री मंत्र का मौन मानसिक जब बुद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। सदा सफल व्यक्तियों का सत्संग करें, ठीक है। आयुर्वेद में बुद्धिवर्धक, बुद्धिनाशक पदार्थों का विवेचन किया गया। पहला है ज्योतिष्मी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मीठी, बच, अश्वगंधा या औषधियाँ बुद्धिवर्धक हैं। इनका चूर्ण कम मात्रा में मिलाकर प्रायः शाम जल, दूध अथवा शहद के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों में अनार, बथुआ का साग, जौ, सेंधा नमक, गाय का दूध, गाय का घी, मालकांगिनी, बैगन, बादाम तथा अखरोट बुद्धिवर्धक है। गाय का घी रात्रि में सोने से पहले नाक में डाले, इससे मस्तिष्क को अधिक प्राणवायु प्राप्त होती है और मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिलने से उसकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। आगे हम देखते हैं हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ संयम और सदाचार द्वारा उस उत्कृष्टता की ओर मन, वचन, कर्म से अग्रसर होना। ब्रह्मचर्य द्वारा दूसरा अर्थ है जनेंद्रिय का संयम। वस्तुतः ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत और तप है। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती, इंद्रियों की उछल कूद मंद होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता आती, आत्मिक बल बढ़ता, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और साहसिकता जैसे गुण स्वतः जागृत होने लगते हैं। विद्यार्थी जीवन ही ब्रह्मचर्य पालन से ही दृढ़, शरीर दृढ़, मन पवित्र और आत्मा निर्मल होती चली जाती है। तेज बढ़ता, उत्साह में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, आयु, तेज, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य सब ब्रह्मचर्य पर ही आश्रित हैं, ठीक है नहीं। तो हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, खास तौर से विद्यार्थी जीवन में। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो आप सबको यदि पसंद आ रहा हो तो ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे आपको भी कुछ सीखने का मिले और आप लोग सीखें, उसको अपने जीवन में धारण करें। हम कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले, यदि हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं तो सारा व्यर्थ है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग जो भी बातें बताई जा रही हैं उनको सीखें और अपने जीवन में लाएं। आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनेगा। आप आह्लादित रहेंगे और किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा आशावादी बने रहेंगे। तो अगर आप सबको पसंद आ रहा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन टाइमली। तो बस इतना ही। धन्यवाद आप सबको।